नमस्कार, मैं सीपक सर क्लास 10th के आज के एक नए सब्जेक्ट के साथ जो कि है हिंदी। प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को हिंदी का ही क्लास लिया जाता है, इसीलिए आज का जो क्लास है हमारा वो है हिंदी का। हिंदी के पहले एक्सरसाइज को आपका पढ़ा दिया गया है जो कि था जाति प्रथा और श्रम विभाजन, और आज का जो दूसरा चैप्टर है वो है आपके सामने 20 के दांत। 20 के दांत। क्लास 10th के बच्चे जो होंगे उनको मालूम होगा कि क्लास 10th के एक्सरसाइज 2 में एक कहानी है जिसका नाम है 20 के दांत। आप सभी व्यूअर्स मेरे साथ मुश्किल से 10 मिनट रहें। 10 मिनट में इस कहानी का पूरा सार समझ में आ जाएगा, सारी ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आ जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी और दुविधा आपको नहीं होगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब हम लोग इस कहानी पे आगे बढ़ते हैं जो कि है 20 की दांत। अब इसके लेखक के विषय में हम पहले जान लेते हैं, फिर आगे समझेंगे कि कहानी है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ध्यान से आप लोग सुनें। 20 के दांत के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। रचयिता मतलब लेखक। इस कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को बदरघाट, पटना। आप लोगों को मालूम होगा पटना में एक जगह है जिसका नाम है बदरघाट। उनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और उसकी माँ थी रत्नावती देवी, कह सकते हैं, या रत्नावती शर्मा। कई बार एग्जाम में रत्नावती देवी आ गया है, कई बार रत्नावती शर्मा। तो ध्यान रखेंगे रत्नावती शर्मा या देवी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन और साहित्य तत्व और आलोचना। 1 सेकेंड। साहित्य तत्व और आलोचना, इसी प्रकार की इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 हम लिख दिए। यह जो कहानी है वह एक मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित है कि समाज में किस प्रकार से ऊंच नीच भेदभाव बड़ा छोटा होता है, उसी पर यह आधारित एक कहानी है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उस पात्र का नाम है मदन। अब ये मदन किस प्रकार से इस कहानी का मुख्य पात्र बना है, इस कहानी को अब हम लोग समझते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनें। यह जो कहानी है यह मुख्य रूप से बंगाल की कहानी है। एक ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार से लोग रहते हैं उस परिवार की कहानी है, उसी से जुड़ी हुई संबंधित कहानी। बंगाल में ही एक किसी विशेष स्थान पर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था सेन साहब। क्या नाम था? सेन साहब। उन व्यक्ति का नाम था सेन साहब। बहुत अमीर आदमी थे। इनकी अपनी एक फैक्ट्री थी, बहुत सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे उसमें। अब अमीर आदमी हैं तो घर मकान भी अच्छा होगा, गाड़ियाँ भी होगी, नौकर चाकर भी होंगे, अपना हर चीज़ प्रोफेशनल होता है व्यक्ति का जो अमीर होता है। तो सेन साहब जो है एक शानदार घर बनाए हुए थे और घर के आगे एक बरसाती बनी हुई थी। बरसाती आप लोग जानते होंगे, आजकल के भाषा में हम पोर्टिको भी कह सकते हैं उसको। बरसाती एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बड़े बड़े लोग अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी करते हैं और वो गाड़ी जो है बरसात से, धूप से सुरक्षित भी रहती है। और कभी मान लीजिए बरसात में ही हमको कहीं जाना पड़े तो हम घर से निकल करके डायरेक्ट पोर्टिको में या बरसाती में चले जाएंगे, वहाँ से गाड़ी पे कहीं भी जा सकते हैं। यानी बारिश में हम भीग नहीं सकते, एक बूंद भी बारिश की आपके शरीर पे नहीं पड़ी। घर के आगे बहुत सारे लोग बनाते हैं, गाड़ी रखने के लिए कह सकते हैं कि गाड़ी रखने का जो स्थान होता है उसी को बरसाती कहते हैं। उन्होंने बरसाती बनाया हुआ था और मार्केट में एक नई गाड़ी आई हुई थी जिसका नाम था स्ट्रीमल इंड। ध्यान रखेंगे, गाड़ी का नाम था स्ट्रीमल इंड। एक गाड़ी थी, उसका नाम क्या था? स्ट्रीमल इंड। मार्केट में आई थी, बड़े लोग थे। तो होता है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो नई नई मॉडल्स कभी जब आती है तो आप उसे ख़रीदने का प्रयास करते हैं। तो सेन साहब ने भी एक गाड़ी
चमचमाती हुई चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नाम की खरीदी, और ये खरीदी थी कितने में? 7,500 रुपये में। ध्यान रखना है, सेन साहब के पास कौन सी गाड़ी थी? स्ट्रीमल इंड। खरीदी थी कितने में? 7,500 रुपये में। और गाड़ी का जो रंग था वो रंग था काला। गाड़ी का रंग कैसा था? काला। काला बिल्कुल कोयल के समान, इतना काला था और इतना शाइनिंग वाला था। शाइनिंग मतलब चमकता हुआ था कि आप अगर उसके पास अपना चेहरा लेके जाते तो आपका चेहरा आसानी से उस गाड़ी में दिख जाता। गाड़ी में इतनी नई, इतनी चमचमाती। अब हुआ क्या आगे ये सुनेंगे। उस गाड़ी का एक स्पेशल क्लीनर था और उसी गाड़ी का एक स्पेशल ड्राइवर भी था, और उस ड्राइवर का जो है नाम था सोफर। हालांकि बंगला भाषा में ड्राइवर को सोफर कहते हैं, लेकिन किताबों में अधिकांश जगह पे यही दिया गया है कि उसका नाम ही था सोफर। तो हम लोग भी याद रखेंगे कि ड्राइवर का नाम क्या था? सोफर। एक क्लीनर भी था, उसका नाम दिया गया इसमें नहीं है। क्लीनर का काम था कि गाड़ी को एकदम चमचमा के रखे, उस पर एक भी धूल कण नहीं पड़े। अगर एक भी धूल कण पड़ जाती तो सेन साहब उसे नौकरी से भी निकाल देते और बहुत सारी बातें भी सुनाते। तो हमेशा वो जो है कपड़ा लेकर के उसको साफ करता रहता था। सोफर को ये जिम्मेवारी मिली हुई थी कि गाड़ी की देखभाल करनी है, गाड़ी में एक खरोच भी नहीं आए, चाहे चलते हुए में या खड़ी रहे उसमें भी। तो सोफर भी अपने काम में, अब कोई भी आदमी है किसी का काम कर रहा है तो दिलेरी के साथ करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा। अब आगे की कहानी सुनिए। सेन साहब को 5 बेटियां थी। सेन साहब को 5 बेटियां थी जिनका नाम था सीमा, रजनी, आलो, सैफाली। सेन साहब की 5 बेटियां थे। 5 बेटियों की कहानी भी सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 5 बेटियां हुआ करती थी और 5 बेटियां जो थी वो इस प्रकार से थी: सीमा, रजनी, आलो, सैफाली और एक थी और आरती। एक और थी आरती। ये 5 बेटियां थी सेन साहब की: सीमा, रजनी, आलो, सैफाली और आरती। शादी के बाद सेन साहब की लगातार ये 5 बेटियां हुई। उसको एक भी बेटा नहीं था उस समय तक, जब तक ये 5 बेटियां हुई, इसके दरमियान एक भी बेटा उनको नहीं था। 5 बेटियों की परवरिश जो है सेन साहब ने बाकायदा बेहतरीन ढंग से की थी। उनको अदब के साथ रहने के लिए सिखाया गया था। यह सिखाया गया था कि कैसे किसी भी के सामने हमें किस प्रकार से पेश आना है, कैसे हंसना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। जैसा कि लड़कियों में गुण होना चाहिए, उस प्रकार का गुण जो है वह पूरा डाला गया था सेन साहब और उसकी पत्नी के द्वारा सभी बेटियों। बेटियां इतनी बेहतरीन थी कि एक आवाज़ अगर सेन साहब ने लगा दिया तो 5 के 5 दौड़ी आती थी। एक का नाम लिया तो 5 दौड़ती थी, हाँ पिताजी कहिए। इस प्रकार की बेटियां हुआ करती थी। इतनी बेहतरीन तरीके से उसका लालन पालन हुआ था कि आस पड़ोस के लोग जो है उनकी बेटियों का मिसाल दिया करते थे कि अगर बेटियां हो तो वो सेन साहब की तरफ। बहुत बड़ी बड़ी तारिकाएं, किताब में लिखा हुआ है आपका, तारिकाएं का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस, बहुत बड़े बड़े लोग उनकी बेटियों से मिलने आते थे, उनके अदब को सीखने के लिए आते थे कि आप किस प्रकार से बोलते हैं, कैसे हंसते हैं। अब सोचेंगे हम लोग कि हंसने का भी कैटेगरी है, तो बिल्कुल ये सिखाया गया था कि हंसते समय आपका दांत बाहर नहीं होना चाहिए, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे केवल। इस प्रकार की गुणवत्तापूर्वक ज्ञान जो है अपनी बेटियों को दी गई थी। हर तरफ चर्चाएं थी कि बेटी हो तो सेन साहब की तरह, बेटी हो तो सेन साहब की तरह। क्या परवरिश की है सेन साहब ने, जबकि बड़े घर के थे, मॉडर्न हो सकती थी, लेकिन नहीं। हुआ क्या, कुछ समय के बाद 5 बेटियों के बाद
सेन साहब के यहाँ एक किलकारी और गूंजी, और उसके यहाँ एक और बच्चा पैदा हुआ जो कि हुआ बाद में एक लड़का। ध्यान रखें, एक लड़का पैदा हुआ। अब ध्यान से समझिए, एक तो अमीर आदमी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, 5 बेटी के बाद एक लड़का होना अलग ही प्रकार का जो है प्राउड होता है लोगों को। इतना धन दौलत है, 5 बेटी, हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी बेटा भी होगा हमको, लेकिन हो गया 5 बेटी के बाद एक बेटा, तो अपने आप में। अब सुनिए आगे, उस बेटे का नाम था कासू। सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? कासू। आपको लोग अगर नाम उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू। क्या नाम था? कासू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बंगाल की कहानी है। बंगाल में जो है वो लड़के को खोखा कह के संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? खोखा। अजीब लगता होगा सुन करके, लेकिन जी हाँ, लड़का को खोखा और लड़की को खोखी। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेटा बेटी, लड़का लड़की, खोखा खोखी। गुजरात में जाओगे तो डीकरा डीकरी बोलते हैं, अलग अलग। पुत्र, आप पंजाब में जाओगे तो इस प्रकार से बोलते हैं, हरियाणा में जाओगे, राजस्थान में जाओगे तो छोरा छोरी भी बोलते हैं, जो कि यहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार का लैंग्वेज अलग अलग राज्यों में है। तो वैसे ही बंगाल में लड़के को बोला जाता है खोखा और लड़की को बोली जाती है खोखी। नाम था कासू, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता था खोखा के नाम से, यानी उच्चारित होता था ये किस नाम से? खोखा के नाम से। लालन पालन जो खोखा का हुआ वो 5 बेटियों के विपरीत हुआ। जितना प्रतिबंध बेटियों पे था उसी का उल्टा सारा छूट जो है वो खोखा को था। खोखा जहाँ भी जो भी मन करे वो कर सकता है, किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ सकता है, किसी चीज़ को उठा के फेंक सकता है, किसी को पीट सकता है, इस प्रकार का उसको छूट मिला हुआ था। खोखा जो था अपनी 5 बहनों का लाडला भी था। ये कभी कभी अपनी बहनों से उलझ जाता था, इसको मारता था। और जब ये शिकायत, कभी एक तो शिकायत करती नहीं थी, लेकिन कभी शिकायत भी होता था तो इसी सब को डांट पड़ता था, खोखा को डांट नहीं पड़ता था। क्योंकि आपको पता है, हालांकि ये बात कहना कितना ठीक होगा ये नहीं पता, कि किसी के घर में अगर एक बेटा हो तो थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा होता है। हालांकि प्रत्येक बेटों का होता है, लेकिन एक ही हो तो ज़्यादा होता है। तो इसको किसी प्रकार का प्रतिबंध इसके ऊपर, खोखा के ऊपर नहीं था। सेन साहब ने पूरी छूट दे रखी थी और बचपन से ही सोच रखा था कि ये जो मेरा बेटा है, हम इसको बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, नाम इंजीनियर बनाएंगे, हमसे भी आगे बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है ये सुनिए अब आगे की कहानी। एक बार सेन साहब और उसके मित्र एक ड्राइंग रूम में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, और उसके मित्र में से एक मित्र पत्रकार था। इसको मिटा देते हैं। सेन साहब का जो एक मित्र था, वो मित्र था एक पत्रकार। पत्रकार आप लोग जानते होंगे, जो न्यूज़ वगैरह छापते हैं। और उनके साथ फैक्ट्री के ही 1-2 लोग और बैठे हुए थे, डाइनिंग रूम में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। पत्रकार जो था, इत्तेफाक था कि इसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था पत्रकार का, जो कि सेन साहब के यहाँ ही आए हुए थे। मिलने जब आए थे वो पापा के साथ, यानी पत्रकार जी के साथ, वो भी चले आए। अब बातचीत होने लगी तो सेन साहब ने एक बार पत्रकार से बातचीत के दरमियान ही पूछ दिया कि ये जो आपका बेटा है बड़ा ही अच्छा है, आप इसे क्या बनाना चाहते हैं? हालांकि उसके मन में ये था सेन साहब के कि पत्रकार हमसे पूछे कि हम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो ये बात खुद वो नहीं जब पूछा, तो यही बात पूछने के लिए, उससे पूछवाने के लिए पहले अपने आप पूछ लिया कि पहले हम पूछ लेते हैं, वो कुछ जवाब देगा तो हम बताएंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही पत्रकार से पूछा गया सेन साहब के द्वारा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उस पत्रकार महोदय ने जवाब दिया कि हम अपने बेटे को एक जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो चरित्रवान हो, गुणवान हो, अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम करे। सेन साहब थोड़ा सा उखड़ गए, क्या फालतू का बात करते हैं,
क्या होता है ये सब जेंटलमैन एंटलमैन? कुछ नहीं होता है। मेरा बेटा देखो मात्र 5 साल का है और अभी से ही इंजीनियर बनने की राह पर है, और हम भी चाह रहे हैं कि उसे एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएं। अब ये अपने बेटे के बखान में लग गए, बोले हम जो है इसको किसी सरकारी विद्यालय और किसी स्कूल में नहीं भेजते हैं, ताकि उधर जाएगा तो दूसरे बच्चे के साथ बिगड़ जाएगा, दूसरे का कल्चर सीखेगा, गलत हो जाएगा। नहीं मालूम है आपको, हम जो है इसके लिए घर में ही एक टीचर लाते हैं, और वो टीचर है मेरे ही कारखाने का एक बढ़ई। वो रोज़ आता है और इसको कील ठोकने के लिए सिखाता है। जी हाँ, हंसने की बात है, कील ठोकने के लिए सिखाता है, और देखिएगा कील ठोक ठोक करके धीरे धीरे इसको इंजीनियर बनाएगा। तो ये सवाल भी पूछता है कि खोखा को पढ़ाने के लिए घर पर कौन आता था? तो उसी के फैक्ट्री का एक बढ़ई मिस्त्री आता था जो उसको पढ़ाता था। और पढ़ाएगा क्या? तो कील व्हील ठोकने के लिए बताता था। भैया उसको भी मालूम था कि ये क्या करवाना चाह रहे हैं, तो प्रत्येक आदमी को मालूम होता है कि ये आदमी क्या चाह रहा है हमसे। अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो हमको भी डांट पड़ेगा, तो जो चाह रहे हैं चलो वही करते हैं। हालांकि उस बढ़ई को भी पता था कि हम क्या पढ़ाएंगे। बढ़ई का काम सिखा सकता है, इंजीनियर तो नहीं बना सकता है, या हो सकता है बना दे, अलग बात है। यही बातचीत चल रही थी, अचानक से हुआ क्या, मदन जो कि उसी के कॉलोनी में रहता था, उसी के गांव में रहता था कह सकते हैं। मदन का घर जो था वो सेन साहब के घर से पास में ही था। तो बच्चे बच्चे में खेल होती है, आपको मालूम है। तो खेलते खेलते गली में मदन ने गेट से झांक करके देखा तो अंदर कंपाउंड में, सेन साहब के अंदर कंपाउंड में बरसाती में एक चमचमाती कार खड़ी थी। अब किसी भी लड़के या बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो थोड़ा सा इनक्रेडिबल हो, अद्भुत हो कह सकते हैं, तो उसको छूने देखने का मन जरूर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अपने ही गांव में कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाए तो मन करेगा ना कि जा कर के देखें। नेता से ज़्यादा मन करेगा हेलीकॉप्टर को देखें, उसको छुएं, देखें हैंडल कैसा है, क्या गो पहिया होता है उसमें, कितना आदमी बैठ सकता है, हम भी कभी बैठेंगे तो कैसे उड़ेंगे। इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी बच्चों के मन में आती हैं। तो वही हुआ, वो क्या हुआ, अंदर आ गया दरवाजे से, दीवार फान के कह सकते हैं, या दरवाजे के ऊपर से, और आ करके वह उस कार को छूना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, अपना फोटो देख रहा था। इतने में उसके ड्राइवर जो शोफर था वो मदन को ऐसा करते देख लिया। वो आया और मदन को जोर से डांटा, और डांटने के बाद उसको पकड़ के जोर से धक्का दे दिया। मदन जो है बगल में ही फर्श था, उस पे जाके गिरा और उसका घुटना जो है वो फूट गया। बच्चा था, रोने लगा। रोते रोते अपनी माँ के पास गया मदन। माँ ने मदन की स्थिति देखी, एक तो रो रहा है, ऊपर से घुटना भी फूटा है। सारी कहानी जो है मदन ने अपनी माँ को बताया कि हम ऐसे ऐसे गए, हम कुछ नहीं कर रहे थे, छुए केवल, और हमको उसके ड्राइवर ने मारा। अब किसी भी बच्चे को मारोगे बिना किसी काम के तो माँ होती है। उसकी माँ ने तुरंत ही सब काम धंधा छोड़ा और अपने बच्चे मदन के साथ चला गया कहाँ, सेन साहब के घर, जहाँ पर देखा शोफर जो है वो गाड़ी के आसपास घूम रहा है, और जा करके शोफर को झाड़ना शुरू कर दी कि तुम होता कौन है ये वो जो भी था अपना, खूब आपका गाड़ी छुआ या जो भी किया, एक बार आप कह देते, डांट देते, समझा देते, लेकिन आपने मारा क्यों। शोफर से जो है बहस होने लगी। ये सारी बहस की आवाज़ जो है वह सेन साहब के कानों तक पहुंची कि हमारे कंपाउंड में आकर के, हमारे ही घर में आकर के कौन ऐसा महिला है जो बदतमीजी कर रही है और इस प्रकार की बातों को जो है बोल रही है। अमीर आदमी थे, उनको लगा ये सब। तो हुआ क्या, वो तुरंत ही बाहर निकले। तो जब वो बाहर निकले तो जो मदन की माँ थी वो थोड़ी सी सहम गई।
अपने पल्लू को पूरा ऊपर सिर पे रखी और रखने के बाद थोड़े से साइड में हो गए। कारण ये था कि एक तो वरिष्ठ व्यक्ति थे, अमीर थे, और दूसरा कारण ये था कि मदन का पिता सेन साहब की ही फैक्ट्री में क्लर्क के पद पे काम करता था, जिसका नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल, इस नाम को याद रखना है। इनका भी थोड़ा सा रोल है। ये कौन थे? मदन के पिता थे। ये थे मदन के पिता गिरधर लाल। तो उनको देख करके ये सहम गई, क्योंकि उनको लगा कि ये मालिक हैं, और मालिक के सामने आजकल की महिलाएं जो भी हो, लेकिन अभी भी बहुत बेहतरीन है, महिलाएं आज भी बहुत अदब से रहती हैं, उनका रहन सहन जो है वो बहुत कल्चरल होता है। लेकिन पहले की महिलाएं थोड़ी सी और कल्चरल होती थी। अब तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी है, अपने हिसाब से करती हैं काम। लेकिन हुआ क्या, उसकी माँ सहम गई। कारण बता दिया आपको कि उसकी ही फैक्ट्री में काम करते थे कौन? गिरधर लाल, जो कि मदन का पिता और उसके पति थे। और इत्तेफाकन देखिए, इत्तेफाकन ये था, इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस था ये, कि सेन साहब ने ही मदन को वहाँ पर बसाया भी था। तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर था इस बात का, एहसान ज़्यादा था उसका। तो उस समय उसने कुछ नहीं कहा सेन साहब ने, और जब वो आ गए तो ये इसकी माँ और मदन जो है वहाँ से चला गया। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस दरमियान मदन जो है बहुत ही गुस्से में था। उसको लग रहा था कि किसी तरीके से हम सोफर को एक दो घूसा मार दें, अपना बदला। ये बचपने में आदत होता है कि हमको मारा है तो हम भी मारेंगे, चाहे जो हो देखा जाएगा, ऐसा होता है। कुछ लोग और भी थोड़ा सा इसको समझिए, हालांकि हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, किताबों में नहीं मिलता है ये, और इसको याद भी नहीं रखना है ज़्यादा। कई बार क्या होता है, जब आप किसी से लड़ते हो या वैसे लड़ाई हो रही है तो आप इग्नोर कर देते हो, या मान लो किसी ने पीट दिया, कुछ ऐसा जो भी हो, जो कमज़ोर टाइप का होता है, कुछ नहीं कर पाता है, तो दो चार गाली कम से कम वो दे करके अपने मन को ठंडक पहुंचा लेता है कि चलो हमने कम से कम गाली तो दिया। ऐसे भी होते हैं। खैर, हालांकि गाली का कोई शब्द इसमें प्रयोग नहीं किया गया। उसकी माँ मदन की, और मदन वहाँ से चला गया। फिर उस सेन साहब ने सोफर से पूछा, सोफर, ये महिला कौन थी? तो सोफर ने जवाब दिया कि ये वही महिला है सर, जो अपने फैक्ट्री में काम करने वाले गिरधर हैं, उसी की पत्नी है। बोला, अच्छा, इतनी बदतमीज़, इतना बड़ा बुरा भला कहा तुमको, क्या कारण था? अब देखो, यहाँ पर सोफर ने गलत बोला। सोफर ने कहा कि ये आकर के एक हाथ में पत्थर लिए हुए था और चाहता था कि गाड़ी का शीशा फोड़ दें, और हमने जब इसको मना किया तो हमारे ऊपर उल्टा चढ़ गया, हमको मारना शुरू कर दिया, हमसे लड़ना शुरू कर दिया, तो झूठ बोल दिया यहाँ पे। अब ये गुस्से में कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, रहने दो, जा कर के आज हम इसके पिता को, गिरधर लाल को बोलेंगे। फिर वो जो है सेन साहब अपने बैठक रूम में चले गए। बातचीत होने लगी, यही सब कि क्या इंजीनियर बनेगा और ये वो जो भी था। इतने में जब सारी लड़ाई ख़त्म हुई तो सेन साहब का जो बेटा खोखा था, वो पत्रकार महोदय जिस गाड़ी से आए हुए थे सेन साहब के यहाँ, उसकी गाड़ी के नीचे घुस गए, क्योंकि उनको इंजीनियर बनना था, सारी छूट थी, शैतानी का मन था। अंदर घुस गया वो खोखा, किसके गाड़ी के नीचे? पत्रकार महोदय के गाड़ी के नीचे। पत्रकार महोदय भी उनके यहाँ गाड़ी से आए हुए थे। और घुसने के बाद जो है उसने क्या किया, कील ठोक करके, कील ठोकने के लिए सिखाया जाता था, हथौड़ी लेके कील ठोक करके उसके चारों टायर को पंचर कर दिया। स्क्रू ले करके कुछ हेडलाइट वगैरह और पीछे का जो बैक लाइट वगैरह सब होता है उसको खोल करके रखना शुरू कर दिया। खोखा, क्योंकि उसको इंजीनियर बनना था। सारी बातें हो गई तो लास्ट में पत्रकार महोदय ने अनुमति ली कि सेन साहब ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। तो सेन साहब ने उनको अनुमति दी कि ठीक है चलिए। हुआ क्या, जब वो घर से बाहर निकले पत्रकार महोदय और गाड़ी में बैठने के लिए अब सोच ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसके अगले टायर का हवा जो है वो निकला हुआ है। तो पत्रकार महोदय को लगा कि गाड़ी जो है वो पंचर हो गई है। तो
दूसरे टायर के पास गया, देखा उसका भी हवा निकला हुआ है। तीसरे के पास गया, उसका भी हवा निकला है। चौथे के पास गया, उसका भी। फिर पीछे बढ़िया से देखता है तो बैकलाइट जो आप इंडिकेटर कहते हैं वो भी खुला हुआ था। अब ये बेचारा हैरत में पड़ गया कि हम तो आए थे, गाड़ी ठीक ठाक थी, यहाँ आने के बाद ऐसा क्या हो गया। तो इधर उधर झांकना शुरू कर दिया तो देखा एक बच्चा जो है वो गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है, और वो इत्तेफाक से वही बच्चा सेन साहब का बेटा खोखा था। अब उसको खींच करके बाहर निकाला। इतने पे सेन साहब जो है जोर जोर ठहाका दे के हंसने लगे। देखा मेरा बेटा कितना बड़ा जो है इंजीनियर बनेगा, देखिए आपके चारों टायर को जो है बढ़िया बना दिया, बैकलाइट खोल लिया। तो ये अभी सीख रहा है कि कैसे टायर पंचर को जो है ठीक किया जाएगा, टायर कैसे बनाया जाएगा, बैकलाइट कैसे लगाई जाएगी, ये बहुत आगे बढ़ेगा। पत्रकार महोदय ने इस बातों को सुना। पत्रकार महोदय ने कहा, ठीक कहा आपने सेन साहब, ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन मन ही मन पत्रकार समझ रहा है ये गधा कुछ नहीं कर पाएगा। आपको हवा निकालना था तो उसका एक अलग कला होता है कि कील ठोक के हवा निकालोगे। खोलना था बैकलाइट तो स्क्रू से बढ़िया से खोलना चाहिए कि एगो खोल करके बाकी को तोड़ देगा। मन ही मन बोल रहा था, बोला ये कुछ नहीं करेगा, बड़े बाप का बिगड़ेल औलाद है। वहाँ से वो फिर जो है चले गए। अब सुनो आगे की कहानी। सेन साहब जो है वो अपना वर्दी उर्दी पहन करके चले गए ऑफिस अपनी फैक्ट्री में। वहाँ पर जोर से गिरधर लाल को बुलाया। गिरधर लाल को जब बुलावट भेजा तो गिरधर लाल खुशी खुशी जो है सेन साहब के पास पहुँचे और सिर झुकाए जो है सेन साहब के पास हाथ जोड़े हुए खड़े थे, क्योंकि उसके कारखाने का कहो तो एक प्रकार का नौकर ही था वो। अब मालिक जो है भगवान की तरह, नौकर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का मूल मानव है। हाथ जोड़कर खड़ा। अब जो है इसकी सारी कहानी जो वहाँ हुई थी घर में वो बताना शुरू किया कि क्या तुम अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते नहीं हो, स्कूल नहीं भेजते हो, ये वो जो भी था बोलना। आज तुमको पता है क्या हुआ, तुम्हारे बेटे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी आई और हमारे घर में आकर के हंगामा मचा के गई है। तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ैल है, अगर तुम उसे नहीं सुधारोगे तो गुंडा, चोर, लुच्चा, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी था, 2-4 वो शब्द जो भी होता है चेप दिया सब। गिरधर लाल हूँ कर रहा था, इसके अलावा जी हाँ कर रहा था, इसके अलावा कुछ और शब्द था नहीं उसके पास। और सुनकर के अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था कि आज मेरे बेटे की वजह से हमको अपने मालिक से इतनी बात सुननी पड़ी। अब ये सोच करके लगा कि अब हम जब जाएंगे तो मदन को बहुत पीटेंगे। और वही हुआ। शाम में जब वो काम करके 5 बजे घर गए तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से कुछ बात कही झिल्लाहट के साथ। जब झिल्लाहट के साथ कुछ बातें कही तो और गुस्सा बढ़ा। जब गुस्सा और बढ़ गया तब जितना गुस्सा गिरधर लाल को था वो सारा गुस्सा अपने मदन पे, अपने बेटे पे उसने उतार दिया। जो मिला उससे धर के मदन को पीट दिया। और इतना पीटता रहा कि उसकी चिल्लाहट जो है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सेन साहब के घर तक पहुंची। सेन साहब ये सुन के बड़ा आनंदित था कि देखो आज हमने शिकायत किया तो अपने बेटे को सुधार रहा है, पीट रहा है। सेन साहब की पत्नी इस बात से बहुत दुखी थी कि सेन साहब अगर नहीं जाके कहे होते, पत्नी इसलिए कि माँ होती है, चाहे किसी की भी हो, किसी के बच्चे के लिए उसको उतना ही पीड़ा होती है अगर गलत तरीके से उसको मारा या पीटा जाए तो कह तो नहीं सकते थे सेन साहब को, लेकिन मन ही मन ये सोच रहे थे कि सेन साहब ने ये काम बहुत ही बुरा किया। अब हुआ क्या, मदन ने सोचा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है और ऊपर से जो है गलत शब्दों को सुन करके हमारे पिताजी ने हमें बहुत पीटा। और उसी दिन मदन ने सोचा कि बिना कुछ किए हमको इतना मार पड़ा है तो क्यों ना कुछ कर ही देते हैं, देखा जाएगा फिर क्या होता है। अब उसने ठान लिया कि जिस प्रकार से मदन को गिरधर लाल के द्वारा मार पड़ा है तो मदन ने ये ठान लिया था कि अब उसी प्रकार से उतना ही मार, उसका 2 गुना मार जो है हम वो उसके बेटे यानी सेन साहब के बेटे खोखा को देंगे। ठान लिया इसने। अब वो गली में इंतज़ार करने लगा
कि किसी भी तरीके से खोखा गली में आए, बाहर निकले और थोड़ा सा भी हमसे उलझने का प्रयास करे, उसका सारा हिसाब हम चुकता कर दें। अब देखो, इत्तेफाक भी कह सकते हैं इसको, हुआ भी यही कि एक दिन है शाम में सब बच्चे जो है गली में लट्टू का खेल खेल रहे थे, नचा रहे थे। इतने में छत पर से खोखा ने देखा कि लट्टू का खेल हो रहा है, बहुत बच्चे जमा हैं, तो बच्चों का खेल देख के बच्चों को मन लगता है, वो जाने का प्रयास किया और वो गली में उन सभी बच्चों के पास चला भी गया। खोखा घर से निकल के, और खोखा जाके कहने लगा कि मुझे तुम लोगों के साथ ही लट्टू नचाना है। तो गली में जितने भी थे सब बच्चे, वो सब सहम गए, किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि मालूम था बड़े बाप का बेटा है, मना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो सब साइड हो गया, बोले ठीक है भैया तुम नचा लो। लेकिन मदन जो था उसको लट्टू नचाने से मना कर दिया और उसको चिढ़ाने लगा कि किसी तरीके से इसको उकसाया जाए, और जैसे ही ये हमारे ऊपर कुछ हाथ पैर चलाएगा हम सारा जितना मार पड़ा है उसका बदला। और इसी फेर में वो था भी, हुआ भी यही, सारे बच्चे हट गए। मदन ने उससे कहा कि देखो तुम अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम अपना लड्डू खरीद के लाओ और अपना लड्डू खुद नचाओ। लेकिन बच्चा थोड़ा सा जिद्दी होता है। कासू ने कहा कि नहीं, लटाएंगे तो खेलेंगे तो इसी लट्टू से, अन्यथा दूसरी लट्टू से हम नहीं खेलेंगे। तो मदन लट्टू नचा रहा था, बोला ठीक है, तुम नहीं मानेगा तो हम लट्टू नचा रहे हैं, तुम उसे छू के देखो। होता है बच्चों में ये, बच्चों को तो छोड़ो, आजकल बड़ों में होने लगा है ज़्यादा। बच्चों की लड़ाई बड़े अपने सिर पे ले लेते हैं। खैर ये पर्सनल नहीं होना है, वैसे आपको बोल रहे हैं। तो मदन ने जब लट्टू नचाई तो खोखा जो है उसके लट्टू को जाके पकड़ लिया, और इसी इंतज़ार में मदन था पहले से कि जैसे ही ये कोई हरकत करेगा हम इसको पूरा पीटेंगे। जैसे ही कासू ने लट्टू पकड़ा, मदन जो है कासू को उठाया और उठा के पटक दिया। अब पटकने के बाद आगे का 2 दांत जो है वो तोड़ दिया, पूरा पीटा। जब तक उतना पीटा जब तक कि उसका मन नहीं भर गया कि हाँ हमको जितना लगा था उसका 4 गुना नहीं हुए तो बेकार। फिर तो मन भर पीटा, दांत तोड़ दिया, लहू लुहान करके उसको बोल दिया कि अब बेटा तुम जाओ, अब हो गया हिसाब बराबर। अब जो है लहू लुहान होकर के खोखा पहुंचा अपने घर में। सेन साहब का इकलौता बेटा, प्यारा बेटा, इंजीनियर बनने वाला बेटा पहुंचा वहाँ मारपीट खा के। गर्म हो गया ये देख करके पूरा माहौल उसके घर का, सेन साहब का। सेन साहब ने पता लगाया तो पता चला कि उस मदन ने मारा है, गिरधर के बेटे ने मारा है। तो बड़े लोगों की एक बात होती है, वो डायरेक्ट आपसे नहीं टकराएगा, बहुत ही अच्छी खूबी होती है कहा जाए तो। लेकिन हम लोगों में क्या होती है कि जैसे भाई तुम क्या समझता है, ये वो टाइप से हो जाता है। तो वो तमतमाते हुए सेन साहब निकले घर से और ऑफिस गए। ऑफिस में जाने के बाद गिरधर लाल को बुलाया, गिरधर लाल को तुरंत नौकरी से रस्टिकेट किया, निष्कासित करके भगा दिया। बोला भागो यहाँ से, तुम्हारी नौकरी बंद, तुमको पता है आज तुम्हारे बेटे ने क्या किया, और हम तुमको पहले बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा लुच्चा लफंगा और डाकू बनेगा, चोर बनेगा। उसको सारी कहानी सुनाई। मदन जो है नौकरी से जब निकाल दिया गिरधर लाल को, तो गिरधर लाल चला आया अपने घर। मदन को मालूम था कि उस दिन हम कुछ नहीं किए थे तो हमारे पिताजी ने इतना मारा था, और आज तो हम दांत तोड़े हैं, और दांत ही नहीं तोड़े हैं, पूरी हड्डियां एक एक तोड़े हैं उसकी। आज तो मेरी हड्डियां भी गिनी जाएगी, जितना हड्डी हमारे शरीर में है सब हमारे बाबूजी आएंगे तो गिन लेंगे। तो घर से भाग गया था। लेकिन बच्चा है और वो भी 5-6 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप घर से भाग के कितना देर रहोगे? कभी तो भूख प्यास लगेगी, रहने सोने बैठने के लिए तो आएगा। गिरधर लाल जी तब तक घर पहुंच चुके थे। घर में आकर के न खाना खाए न पानी पिए, चुपचाप।
उधर से जो है मदन किसी तरीके से पता लगाते हुए, और ये होता है बच्चों में गुण कि जा कर के देखते हैं पापा का मूड कैसा है, ठीक ठाक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गुस्से में है तो चलो थोड़ा देर और बाहर रहते हैं, ऐसा बच्चा करता है। तो मदन यही देखने गया तो देखा अंधेरा हो चुका था, कहीं कोई दिख नहीं रहा था, सब गुमसुम थे। तो मदन को लगा कि सब है फायर, मार तो पड़ेगी पड़ेगी। भूख लग गया था मदन को, तो सबसे पहले ये गेट खोल के रसोई की तरफ बढ़ा कि जो भी बचा खुचा होगा पहले हम खा लेंगे, पेट भरा रहेगा तो मार भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो रसोई घर की तरफ बढ़ा तो रसोई घर में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, उस बर्तन में मदन का पैर लग गया, बर्तन जो है वो ढनमना गया। जैसे ही फिर वो भागने का प्रयास किया तो अगले दरवाजे से पिताजी आ गए और पिताजी ने उसको गेट पर ही देख लिया। अब ये देख करके मदन वहीं पे ठुमक गया मतलब खड़े हो गया, दांत मुंह भींच लिया, शरीर को मजबूत कर लिया कि अब तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ देर तक आमना सामना हुआ, देखते रहे एक दूसरे को। मदन तो देह टाइट करके बैठा हुआ कि अब तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, पकड़े गए हैं, गलती भी किए हैं आज। लेकिन कुछ समय के बाद ही मदन के पिताजी के चेहरे के ऊपर यानी गिरधर लाल के चेहरे के ऊपर एक थोड़ी सी हंसी की मुस्कान आई, मुस्कान आ गई और जा करके बेधड़क तरीके से उसको गले लगा लिया मदन को, कि आज तक जहाँ हम काम करते थे वहाँ सिर उठा करके हम बोल नहीं सकते थे, हमें इतना जलील किया जाता था छोटी बड़ी बातों को लेकर के, आज तुमने वो किया कि विष के दांत तोड़ दिए, जहर के दांत तोड़ दिए, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। और इस प्रकार से मदन ने अपने गलत मार्ग का बदला चुकाया। और अंत में इसमें एक शब्द और है कि कौवे के झुंड में हंस शामिल होने के लिए आ गया था, यानी गरीब बच्चे थे, सभी खेल रहे थे तो उसको कौवे की झुंड कही गई है, और ये अमीर बाप का बेटा था इसलिए इसे हंस कहा गया है। तो कौवे की जमात में कौन शामिल होने आया? हंस। यह किस पर आधारित है, किसको कहा गया है? तो कासू को कहा गया है, जिसे आप खोखा भी कहते हैं। हालांकि इस कहानी से हमें ये प्रेरणा बिल्कुल नहीं मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम भी उसके साथ ऐसा करें, लेकिन यह एक कहानी था, कहानी के कुछ पात्र थे जो कि आपके बुक में हैं, तो हमने इस प्रकार से आपको सुनाया है। कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो तो क्षमा चाहेंगे। अगर कोई विशेष चीज़ रह गई हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। क्लास 10th के आज के दूसरे अध्याय के लिए इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।